और अधिकतर पालीवालों के जो गोत्र हुआ करते थे वो सांवरिज में रहते थे। आज भी सांवरिज गांव के अंदर 12 तालाब खुदे हुए हैं, 12 ही मंदिर हैं, जो खंडर है 3-4 मंदिर पूजे जाते हैं, बाकी खंडर हो गए, और 12 ही बास हुआ करते थे अलग अलग। तो उस बास में रहने वाले हमारे पालीवालों में गोत्र होता है धामट। वो धामट गोत्र के व्यक्ति यहाँ इसके एरिया के आसपास में खेती किया करते थे, और खेती करते करते एक देवर बुझाई रात को समय अपन वापिस सांवरी दिन भर काम करके जा रहे थे, तो यहाँ कहते हैं कि लकड़ी की गाड़ी की धुरी टूट गई थी, तो भाभी ने उनको मोसा दे दिया। साथियों नमस्कार। आज मैं फलोदी जिले में मडला पहुंचा हूं और हमारे साथ ठाकुर लाल जी, अध्यापक, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त है। अब कहने में साथियों मडले अनेक हैं, अब वो मडला तो ठाकुर लाल जी से ही जानेंगे कौन से मडला है, क्या स्थिति है। अगर आपके गांव के इतिहास की जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले साहब संघ का कार्य करते हैं और राजनीति में सक्रिय है, तो पूरा परिचय आपसे करवाएंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहला साहब गुरु आप परिचय दो पूरा। मैं भाई साहब ठाकुरलाल पालीवाल और सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। 38 साल तक मैंने अध्यापक के पद पर कार्य किया। 2018 जनवरी में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद में, और वैसे पिछले 40 सालों से मैं संघ का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा और आज भी हूँ। उसके बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी का दायित्व दिया, वो मैंने 5 साल तक निभाया मंडल अध्यक्ष का। वर्तमान में मैं मंडल प्रतिनिधि हूँ और समाज सेवी हूँ, और इस तरह से ऐसे मेरे घर में खेती का काम है, बच्चे व्यापार भी करते हैं, इस तरह से हमारा काम चलता है। अब गुरुजी आप बताओगे मडला अनेक है, अब ये अपन जो बात करेंगे वो कौन से मडले की करेंगे वो बताओ। वो बता रहा हूँ। वैसे हमारी ग्राम पंचायत पहले मडला कल्ला थी, जिसमें 3 गांव मडला हुआ करते थे, मडला कल्ला और मडला खुर्द और सोडावटी का मडला। उसमें ये मडला खुर्द 1982 में रेवेन्यू विलेज अलग हुआ। सेटलमेंट के समय ये मडला दोनों एक ही गांव थे। 82 में हुआ। इस गांव को बसाने के लिए हम पालीवालों के सांवरिज गांव के अंदर ऐसे पूर्वज बताते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है, लगभग 3000 पालीवालों के घर हुआ करते थे, क्योंकि वो देवर जी थके हुए थे। देवर जी का नाम था पंजी, तो वो थके हुए थे और वो नीचे बैठ गए जमीन पर, गाड़ी छोड़ करके, बैलों की गाड़ी थी, तो वो नीचे बैठ गए। तो भाभी ने उनको ताना दिया, अब तू क्या पंजी यहाँ गांव बसाएगा। वैसे भैया मैं आपको बताऊं कि पालीवाल जात तानों के लिए बहुत मशहूर है। पालीवाल जात पाली में आज से 700 वर्ष पहले पाली छोड़ दिया दुख के कारण। उसके बाद में जैसलमेर चले गए, खंडाल बसाया, 84 खेड़े बसाए, आज वो सब सुनसान है। उसके बाद में वहां से तितर होते हुए सांवरी, पहले सांवरी उससे पहले बसा हुआ था, फिर सांवरी आकर बस गए। और ये पंजी जो धामड़ मडला खुद गांव जो बसाया, हमारा गांव जो बसाया है, ये घटना हुई। उन्होंने अपनी भाभी जी को कह दिया कि मैं अभी गांव बसाऊंगा, तो उन्होंने, वो गए नहीं, भाभी जी को गाड़ी देकर रवाना कर दिया और वो पंजी यहीं रह गए, यहाँ रुक गए और अपना परिवार यहाँ बसा दिया, अपने भाइयों को लाके बसा दिया, और इसका गांव का नाम पंसीरा मडला पड़ गया। वैसे रेवेन्यू कोड में दर्ज करते समय भूल हो गई, जो मडला खुर्द हो गया। वैसे सामान्य भाषा में आसपास के सभी गांवों के अंदर इस गांव को पंसीरा मडला, पन्नीरे मडले के नाम से ही पहचानते हैं। अब लगभग ये घटना मेरे हिसाब से 400 वर्ष पुरानी है, 400 वर्ष के आसपास की पुरानी है। ये है भाई साहब यहाँ गांव को बसाने का जो प्रयोजन था, कैसे बसा, ये इसका इतिहास। चलो गांव गुरुजी बस गया, फिर बाद में इस गांव मतलब देव स्थान पुराना कौन कौन से थे? हाँ, देखो गांव बस गया तो चूंकि मडला दोनों एक हुआ करता था, हमारे गांव के धामट गोत्र ने वहां पर मडला कल्ला जो गांव है उसमें 4 कुएं खोदे हुए पानी का, पेयजल के लिए। तो हमारे यहाँ के उन्होंने भी वहां कुआं खुदवाया, वहां से पानी लाते थे, वो तो 5 किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ पर पंजी धामट के परिवार वालों ने एक कुआं यहाँ खुदवाया पानी पीने के लिए। उसके बाद में कहते हैं भाई एक सोमेरी गोत्र आके बसा। फिर
हरजाल गोत्र बसा, बुनिया गोत्र बसा। वैसे मैं पालीवाल जाति में बुनिया गोत्र है, और आज हमारे पालीवालों के 120-25 लगभग घर है। और देवस्थान की आपने जो बात कही है ना, इसमें सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उनका दर्शन करके जाना। हमारे यहाँ आसपास के जो बाहर के गांव में इतना सुंदर मंदिर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में मठ है देवी की, और हमारे गांव की बनावट एक विचित्र है। जिस तरह से राजस्थान का भारत का नक्शा है, इस तरह से हमारे गांव के अलग अलग बास, अलग अलग रिवाज बास बसे हुए। जैसे हमारे यहाँ 4 गोत्र स्थापित है। सोमेरी गोत्र है, सबसे ज्यादा गोत्र है, जैसे 50-60 घर है। फिर बुनिया गोत्र है, जिसके 25 के आसपास घर है। धामड़ों के भी है 15-20 घर, 15-20 घर हरजालों के। तो ये इस तरह से लाइन से बसे हुए। और हमारे साथ में जो हम अपने साथ में सांवरी से या खडाल से लेके आए थे अन्य जो जातियों के लोग, क्योंकि हम तो एक समूह से हिंदू सनातन धर्म के अंदर एक जाति को दूसरे जाति के साथ में रहना ही पड़ता था प्रेम भाव से। जैसे मेघवाल है, सोनार है, पुजारी है, स्वामी है, सुथार है। तो इस तरह से सब लोगों को साथ में ला करके यहाँ बसाया। और यहाँ सुथारों के पास हमारे एक सेपरेट, सभी मैंने आपको बोला ना, सभी बास जो है अलग अलग व्यवस्थित ढंग से बसे हुए, अलग अलग बसे हुए। जब आप और सुथारों के पास में आईनाथ जी कोई पाठ लेके आए थे सुथार, वो बसा हुआ आज मशहूर देवी का मंदिर है वो। और वर्तमान में उसको बहुत अच्छी तरह से उसका निर्माण किया है, और उनकी आस्था बहुत अच्छी है। उसके बाद में मंदिर है, मठ है, मैंने आपको बताया। इस गांव के इस बनावट के बीच के अंदर 2 ही स्थान है, तीसरा किसी का घर नहीं है। ये एक विशेषता है इस गांव की। आज तक किसी में बीच में घर किसी का नहीं है, सब किनारे किनारे ऐसे डॉट डॉट बसे हुए गलियां बना करके। बीच के अंदर 2 ही स्थान है, जो 2 ही पूजनीय स्थान है। तीसरा स्थान वर्तमान में 4 वर्ष पहले हनुमान जी का जो फला हुआ करता था, गांव पूरा परकोटा बंद होता था। आज से 60-70 वर्ष पहले पूरा गांव एक ही जगह निकलने का निकासी थी, और उस निकासी के बॉर्डर किनारे पर जो फला, जिसको अपना वर्तमान में गेट कहते हैं, उस गेट के ऊपर हनुमान जी का स्थान हुआ करता था। उसको गांव वालों ने, पालीवालों ने मिलकर के एक सुंदर छोटा सा मंदिर बनाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का, आपके देख के जाना, आपको विशेषता लगी। देवी का मंदिर भी ऐसा ही बना हुआ है। तो इस तरह से गांव की बसावट और गांव की। अब रही बात, जैसे अभी आप बताओगे साहब, और पेयजल के क्या थे, तो ये तो हो गए 2 कुएं खुदवा दी पास में। और अपन जहां बैठे इसके पास के अंदर एक तालाब है, जिसको अपनी भाषा में नाडी बोलते हैं, और इसी आगो में 2 नाडियां बनी हुई है। इस जो तालाब का पानी जो ठहराव है वो 12 ही मास रहता है, 12 ही मास रहता है। मुझे याद है मेरे जीवन में 4-5 बार ही खाली हुआ होगा। बारिश का पानी 12 मास रहता है। पहले तो खाली हो जाता था, क्योंकि पेयजल ज्यादा यही हुआ करता था। अब तो ट्यूबवेल हो गए पानी के, गवर्नमेंट के। इस हिसाब से थोड़ा वो लोग पीते नहीं है, और लोग खेतों में जाकर के बस गए। डबल क्रॉप एरिया हो गया, तो वहां रहते हैं, तो पानी पशु भी नहीं आते हैं, पानी ले जाने वाले भी नहीं आते हैं। तो अभी 5-6 साल पहले एक बार खाली हुआ था, और पंचायत की मदद से हमने उसको पूरी 500 टोलियों से भर करके वो मिट्टी बाहर डाल करके साफ किया था। और ये भी अच्छा स्रोत है पानी का। और कुएं ये पहले स्रोत हुआ करते थे पानी, और हम सब एक दूसरे के सहयोग से पानी खींचते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में करीब करीब सब जातियां हैं। उसमें जैसे होली दिवाली पर अपन ग्वाड़ हो चाहे पंचायत भवन हो, एक जगह एकत्रित होते हैं और रामा सामा के रूप में मनाते हैं। तो उस सब जातियों मिला उस दिन का प्रेम भाव, यहाँ का सामंजस्य इस गांव का कैसा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी गणगौर निकला है। गणगौर के अंदर हमारे 3 वासों में से 3 जोड़े निकलते हैं। हमारा जो बुनिया गोत्र पालीवालों में जो है, उसमें मेघवाल की पार्वती जी साथ में आती थी। हमारे समरसता सैकड़ों वर्ष पहले भी थी। तो अब उन्होंने आलस मनस व्यवस्था नहीं हो सकी, इसलिए अब 2-3 सालों से बंद कर दी। बाकी हमारे जो शिव जी है वो 2 पार्वतियों से ब्याह करके और वो यहाँ गणगौर निकालते थे। गणगौर के अंदर सभी जातियों धर्मों के लोग एक साथ में जाते हैं। शिव जी को पेयजल जहाँ स्थान है वर्तमान में, उस दिन गणगौर के दिन पहले कुआं होता था, तो हम सब शिव जी महादेव जी पार्वती जी को सिर पे उखड़ करके पूरा गांव वहां जाता था। वहां प्रसाद पानी पिलाते थे, ताजा पानी निकाल करके। वर्तमान में जाते हैं ट्यूबवेल में,
तो ये परंपरा हमारे सभी गोत्र सभी जातियों के लोग मिलकर के करते हैं। रही बात दूसरे त्योहारों की, तो हमारे पालीवाल सुथार जो है, इनके मंदिर एक स्थापित है जिसमें हम रामा समा के दिन सभी जाति के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और आपस में प्रेम भाव से गुड़ बांटते हैं, हथाया करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भजन भाव करते हैं। तो ऐसा एक सामंजस्य। अब चूंकि सबों के अलग अलग वास है, अलग अलग देवस्थान भी है, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ हमारे जो फरसा मेन गेट होता है उसके ठीक सामने ही मेघवालों का वास है। मेघवाल बंधु भी अपनी देवी की पूजा करते हैं वहाँ, और उनका भी एक अच्छा स्थान बना हुआ है। वर्तमान में वो पुराना हो गया था, अभी उनका काम चल रहा है, तो वो नया निर्माण करवा रहे हैं आपस में सहयोग करके। ये भी बहुत एक उदाहरण है। सब मंदिर जो भी स्थान है सनातन धर्म के, वो सभी अपने अपने जिम्मेदारी लेकर के उनको ठीक करवा रहे हैं। हाँ, चलो ठाकुर लाल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अंतिम क्वेश्चन आपसे मैं यही करना चाहूंगा, आप एक शिक्षित हो, शिक्षा परिवार से मतलब जुड़े हुए हो, तो वर्तमान में जो शिक्षक है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हो? किस तरह की पढ़ाई हो, किस तरह बच्चों को संस्कार मिले, और वो आप क्या कहना चाहते हो वर्तमान में शिक्षकों को? साहब, मैंने जैसे 40 वर्ष सर्विस किया है अध्यापक का। पहले में तो ज़्यादा गवर्नमेंट भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचना, बच्चों को लाना, लोग समझते ही नहीं थे। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान से और लोक जुम्बिश से शिक्षा की जागृति जगी। बहुत लंबा इतिहास है इसका। मैं मेरे गांव की बात कर दूं, यहाँ मैं 1983 में अध्यापक 2.5 साल बाहर नौकरी करके मैं यहाँ आया। तो यहाँ आया तो हुआ क्या कि छोटा सा विद्यालय था, यहाँ पहाड़ के पीछे छोटे छोटे कमरे थे। तो वो क्या है, वो मेरे को लगा कि ये तो उपयुक्त जगह नहीं है, गांव तो बड़ा है। तो हमने बीडीओ साहब से मिलकर के 1988 के अंदर हमारे ग्राम सेवक जी से बात करके बीडीओ साहब मिलकर हमने स्कूल का भवन ही चेंज कर दिया। और वर्तमान में आपको बताऊं भाई साहब, वो भवन देचू खंड में आपको ऐसा विद्यालय नहीं मिलेगा, और उसको पीएम श्री विद्यालय की उपाधि मिल गई। अच्छा। और ऐसा हरा भरा अध्यापक, हमारे यहाँ के बाहर के भी 4-5 अध्यापक है, गांव के जो 2-3 अध्यापक है, उन्होंने इतनी मेहनत की 2012 के बाद में कि इसको पूरे देचू खंड के अंदर सर्वप्रथम स्कूल बना दिया। और ये उनकी मेहनत है और गांव वालों की लगन है। और शिक्षा के लिए, जागृति के लिए बता दूं कि हमारे इस गांव में प्राइवेट 3 बड़े स्कूल है, और 2 प्राइवेट स्कूल तो सीनियर हायर सेकेंडरी है, एक गवर्नमेंट की है, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इस तरह से शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जागृति है। चूंकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है और उसका अभिभावक उसको पढ़ाना चाहता है। और मैं हिसाब से इतना कह सकता हूं कि हमारे आसपास के अध्यापक जिस लगन से अपने विद्यालय को एक चमकाया है, पीएम श्री तक पहुंचाया। पीएम श्री तक जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इसके अंदर तो क्या होता है कि एक एक विभाग की जांच होती है सरकार की, कि ये पढ़ाई में कैसे हैं, इनका अनुशासन कैसा है, बच्चों की उपस्थिति कैसे होती है, स्कूल का भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इन्होंने ऐसा हरा भरा बनाया स्कूल को कि आप जाओगे, देखो, अचूबा करोगे कि इतना भी, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो बड़े बड़े अधिकारी, जिला शिक्षक अधिकारी और ब्लॉक शिक्षक अधिकारी तो हर महीने यहाँ आते हैं स्कूल को देखने के लिए। तो यानी यहाँ के अध्यापक, हमने उनको, चूंकि हमारे ही बच्चे अध्यापक बने, मैंने पढ़ाए हैं, वही बच्चे हैं, मेरे परिवार के ही हैं, मेरे गांव के ही हैं, किसी जाति के हो, तो उन्होंने ऐसी लगन। मैं भी नियमित रूप से विद्यालय जाता हूँ, जब भी फंक्शन होता है, जब भी वो बुलाते हैं जाता हूँ। तो यही उनकी लगन देख करके बड़ा दिल खुश हो जाता है। वास्तव में हिंदुस्तान के इस रेगिस्तान के बहुत दूर दराज गांव के अंदर शिक्षा के लिए अभिभावक जागृत है, और उसके बाद में अध्यापक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरे आसपास के गांव में जहां थोड़ी शिथिलता है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापक जब क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको पूरी मनोयोग से जाना चाहिए। और जब पूरा विद्यालय पूरा काम करके जब निकलता है, तो उसके मन में गर्व होना चाहिए कि मैंने आज जो काम किया है वो बच्चों के लिए किया है। ऐसा उसको स्कूल से निकलते समय अनुभव होना चाहिए, और उनको खुद को उल्लास होना चाहिए कि मैंने आज बच्चों को व्यवस्थित पढ़ाया है, मैंने अपना कर्म पूरा किया है। और इसी आधार पर हमारे इस रेगिस्तानी इलाका पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। अब इसलिए पढ़ाई में तो हमारा गांव कोई पीछे है ही नहीं। सब क्वालिफिकेशन है, वैसा डॉक्टर बने यहाँ है, इंजीनियर है, सब डिपार्टमेंट में गए।
चलो ठाकुरलाल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना। मैं आपका भाई परसाराम और नए नए वीडियो लेकर आऊंगा और नेक्स्ट अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।